वैसे मार्केट में ना बहुत तरह के राक्षस होते हैं। भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा। ये तो वो है जैसे कोई स्पेशल पावर जो रखता है वही देख सकता है, यानी तांत्रिक देख सकते हैं, पंडित देख सकते हैं, भगत देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राक्षस हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ये हमारे समाज में हमारे साथ रहते हैं। मैं इंसानों के बारे में बात कर रहा हूँ। नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ और एक नया सेगमेंट अभी फ़िलहाल हमने शुरू किया है जिसके अंदर हम क्राइम स्टोरीज़ को थोड़ा सा केस स्टडी करते हैं। थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह के भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम सिर्फ कल्पनाओं में सोच सकते हैं कि कोई आदमी इतना ख़राब, इतना बुरा हो सकता है। ये रियलिटी में होते हैं। आज का आर्टिकल, आज का केस स्टडी ये उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में नया बल्ली से है। नया बल्ली एक रिहायशी इलाका है। बेहतरीन बंगले बने हुए हैं। कमाल और इंटेलिजेंट और बेहतरीन लोग रहते हैं। बहुत पढ़े लिखे, सुलझे हुए डॉक्टर्स बहुत सारे रहते हैं। और डॉक्टर की बात आती है तो एक दिल में सम्मान अलग ही आता है। कहते हैं ना कि ईश्वर का दूसरा रूप है। लेकिन ये कहावतें ना पहले ठीक थी, अब कुछ बदलती जा रही है। भगवान का रूप है कि राक्षस का रूप है, दैत्य है, कौन है? वैसे मैं अभी शुरुआत में ही आपको ये उजागर नहीं करूंगा कि क्यों मैंने ये वाली बात बोली है। कहानी के एंड होते तक आप भी एक अपनी राय, अपनी ओपिनियन नई बना लेंगे। अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर दिन कोशिश करते हैं कि एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए परोस पाएँ। और लाइक शेयर कर देना और बताना आज का वीडियो कैसा लगा। ये जिस घर के बारे में बात हो रही है, इस घर का नाम है मनुपरिदा और सोमनाथ हस्बैंड हैं और उषा श्री समल ये वाइफ हैं। जो सोमनाथ जी हैं, क्या बेहतरीन पर्सनैलिटी है इनकी। लेफ्टिनेंट कर्नल, मतलब अब अपने आप ही दिल इनके लिए सम्मान करने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं भाई, लेफ्टिनेंट। और जब मिलिट्री की बात हो, फौज की बात हो तो यूनिफॉर्म को एक अलग से सम्मान मिलता है। लेकिन यूनिफॉर्म में और ज़्यादा चार चांद कैसे लग जाते हैं। ये मिलिट्री में एज अ डॉक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये इतने बेहतरीन सर्जन कि इनके सामने कोई केस आया और ये हॉस्पिटल में उस वक्त हैं तो ये 100% उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हर कोई डॉक्टर करता है, लेकिन इनके रिकॉर्ड बहुत ज़ोरदार हैं। इनके सामने जो आया वो निफराम हो गया कि अब हम डॉक्टर सोमनाथ के सामने हैं और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। ये किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। इनके हाथ से सर्जरी का मतलब है ऑपरेशन सक्सेसफुल होना। लेकिन देखिए, कुछ किसी में कमियां हैं, किसी में अच्छाइयां हैं। इनमें कमी क्या थी? ये अपने बच्चों से काफ़ी रूडली बात करते थे। इनके एक बेटा, एक बिटिया। बचपन से ही उनसे इतनी बदतमीज़ी से, इतने गुस्से में बात करना, उनकी अगर छोटी सी कोई डिमांड हो जाए तो उन पर इस तरह से चिल्लाकर बात करना जैसे उन्होंने दुनिया का कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इनसे डरे डरे रहते थे। लेकिन ऐसे डरे डरे में ही पूरा बचपन निकल गया। जब बड़े हुए, जवान हुए तो दोनों डॉक्टर बने। लेकिन बेटा अमेरिका सेटल हो गया और बेटी दुबई। माँ ने इन दोनों को जितना माता पिता दोनों का प्यार था वो दिया। बहुत सुलझी हुई, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत प्यारी और एकदम अच्छी माँ जैसी थी। और ये जो सोमनाथ जी है ना, इनका मिलिट्री में भी एक रुतबा था। हर किसी को ये भी पता था कि थोड़े से गुस्सैल हैं, मतलब गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता है। इनके साथ जो काम करे हैं लोग, उन सभी ने भी ये बताया कि हाँ, गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी में अच्छाइयाँ हैं तो उसमें कुछ कमियाँ भी हैं। हर कोई परफेक्ट तो होता नहीं। लेकिन ये अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब कुछ गलती ना हो ऐसे थे। जब ये वहाँ से रिटायर हुए तो इन्होंने अपने घर के पास एक अपना क्लिनिक खोला। लोगों को सुविधाएं दे रहे थे। भाई, डॉक्टर हैं तो मदद करेंगे ही। और घर बैठना बनता भी नहीं है। जब आपने उस चीज़ की पढ़ाई करी है, जब आपके ऊपर लोग डिपेंड हो सकते हैं और आप उन्हें ठीक कर सकते हो तो यू हैव टू हेल्प ना। तो आपने मदद करना है तो करना है। होता क्या है कि सोमनाथ अपनी वाइफ से ना कभी कभी गुस्से में अजीब अजीब तरीके से बोल जाया करते थे। जो उनकी वाइफ हैं उषा जी, उषा श्री समल, ये बहुत, मतलब मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊं, ये इतने कोमल दिल की हैं कि इन्हें अगर कोई तेज़ आवाज़ में भी बोल देगा तो ये घबरा जाती थी, आंसू आ जाते थे।
डर जाती थी और फिर किसी से बात नहीं करना ज़्यादा सही समझती थी। इनका जो घर है ना, वो घर नहीं बंगला है, बहुत बड़ा बंगला, आलीशान बेहतरीन बना हुआ। लोग इसे भूतिया बंगला बोलते थे क्योंकि पूरे घर में, इतने बड़े विला में सिर्फ 2 लोग रहते थे, इनके हस्बैंड और ये, और कोई भी नहीं। एक मेड आती थी सुबह साफ सफाई के लिए, खाना वगैरह करने के लिए, उसके बाद वो चली जाती थी। और जो बेटा बेटी हैं दोनों विदेश रहते थे। लेकिन कमाल की बात बताऊं, हर 2 दिन में बेटा बेटी दोनों अपने मम्मा से बात करते थे कि मतलब जो भी हो जाए अपनी मम्मा से बात करनी है, वरना विदेश जाने के बाद ऐसा लगता है कि दिल के तार तो टूटे ही, फ़ोन के कनेक्शन भी टूट गए। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों बच्चे अपनी माता से बहुत बात करते थे। पिता को फ़ोन करने में दोनों डरते थे क्योंकि वो दूर से भी अपना डर इतना कायम रखे बैठे थे कि भाई हम पापा से बात नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि कोई अलग टाइप का डर, वो हर 2 सेकंड में इनकी चीज़ों में, इनकी बातों में, इनके बर्ताव में, रहन सहन में गलतियां निकालने लग जाता था। उसे किसी भी इंसान में, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं लगता, सब में कुछ ना कुछ कमी है, सब बेकार हैं, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं, सिर्फ मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। दिमाग मेरे ख्याल से अपना संतुलन खो बैठा था, तभी तो ये सब कुछ बोल रहे हैं। वरना अपने बच्चों से अपने आप को कौन कम्पीट करेगा कि मेरे बच्चे विदेश चले गए, मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये, अरे भैया आपको प्राउड होना चाहिए था। आपके बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप 10 रुपये कमाते हो और वो 10,000 कमाते हैं, तो आप खुश होगे ना, उनसे चिढ़ोगे थोड़ी ना। खैर, अजीब सा इंसान, अजीब सी बात, अजीब सा बर्ताव। होता क्या है कि इनका जो बेटा जो अमेरिका में रहता है, अपने मम्मा को फ़ोन करता है तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, दोबारा फ़ोन करता है, दोबारा स्विच ऑफ आ रहा है, फिर शाम को फ़ोन करता है, फिर से स्विच ऑफ आ रहा है। अगले दिन उसने ट्राई करा, तकरीबन 3 दिन बीत गए। 3 दिन लगातार माँ से बात ही नहीं हो रही थी। उसे चिंता होने लगी, बड़ा अजीब लगने लगा। तो डर कर और परेशान होकर अपने डैडी को कॉल किया, पापा को फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, मुझे फ़ोन करने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू समझता क्या अपने आप को। तो उसने कहा कि मैं आपको फ़ोन करना ही नहीं चाहता था, बस माँ मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, बात करनी थी। कहाँ है वो तेरी बहन के पास गई हैं और दुबई है। अच्छा अच्छा, और ये कब गई हैं? अब सारी बातें मैं ही बताऊंगा। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। तुरंत भाई ने अपनी बहनों को फ़ोन किया कि माँ कैसी हैं, सब कुछ ठीक तो है, 3 दिन से बात नहीं हुई, मैं बहुत परेशान हो रहा था। मेरे को क्या पता, मेरी खुद बात नहीं हुई है। 1 मिनट, क्या बोल रही हो दीदी आप? अरे ये माँ तो आपके घर आई है ना? नहीं, माँ दुबई नहीं आई। अब और ज़्यादा चिंता। नहीं, मैंने पापा को फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि बहना के पास गई है, दुबई गई है। उन्होंने कहा एक काम करती हूँ, मैं अभी एयरपोर्ट फ़ोन करती हूँ। एयरपोर्ट फ़ोन कर, भाई ऐसा कोई नहीं आया। सारी लिस्ट आ ही जाती है। भाई ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, पता करा कि हिंदुस्तान से कोई फ़्लाइट गई हो जिसके अंदर उषा श्री समल करके हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चिंता होने लगी। तो ये जो बेटा है उसने अपने मामा को फ़ोन कर दिया। मामा जो कि वहीं रहते थे, इनके घर के पास ही, भुवनेश्वर में। तो इनके मामा ने कहा कि बेटा तू भी जानता है कि हम वहाँ जाना कितना पसंद करते हैं, दीदी खुद हमारे घर आ जाती हैं तब तो बात हो पाती है, वहाँ तो उनके सामने बैठकर बात करना बड़ा मुश्किल है, प्लीज़ आप चले जाइए मामा जी, बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, सब सही होगा, इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं जाता हूँ, अभी पता करता हूँ दीदी कैसी है, और आप प्लीज़ मुझे फ़ोन पर बताना ज़रूर। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊँगा। अब इनके जो मामा हैं अपनी वाइफ के साथ घर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। यही डरावना घर मनु परिदा है। दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती। 2-4 बार और इन्होंने ज़ोर ज़ोर से खटकाया तो बराबर वाली खिड़की से हल्की सी खिड़की खोलकर यहाँ घर के मालिक सोमनाथ बोलते हैं कि क्या बात है, क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो, क्या परेशानी है? नहीं, वो दीदी से बात करनी थी, वो दुबई चली गई। दुबई तो नहीं गई है, मैंने बात करी है, दुबई भी फ़ोन कर लिया, वहाँ तो नहीं गई है। और तो मुझे क्या पता कहाँ गई है। 1 मिनट, आप दरवाज़ा तो खोलिए, मैं तेरा नौकर लग रहा हूँ। मेरी मर्जी, मेरा घर मेरा बंगला, नहीं खोलना और तेरे से बात ही नहीं करनी, निकल जा हमारे घर से, मेरी प्रॉपर्टी पे दोबारा मत दिख जाना। अरे आप बात कैसे करो, दरवाज़ा खोलिए ना। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। जब ये बात कर रहे थे तो इस खिड़की से थोड़ी थोड़ी ना दुर्गंध आ रही थी, इसी वजह से ये जो सोमनाथ है इसने पूरा खिड़की नहीं खोला था। अब ये जो इनके मामा है, इन्हें डर लगने लगा कि ये बात किस तरह से कर रहे हैं
और दीदी से बात क्यों नहीं करा रहे? यहाँ बहुत देर इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उसने खोला ही नहीं। यहाँ से सीधा पहुँच गए भुवनेश्वर पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर सारी बात बताते हैं। फ़ोन पर बेटा बेटी जो कि अमेरिका और दुबई हैं, उन दोनों ने भी बात करी और सब कुछ बताया कि हमें डर लग रहा है हमारी माँ को लेकर। इन्होंने कहा कि मेरे पास आई है, मेरे पास आई नहीं, मैंने फ़्लाइट वगैरह चेक कर ली है, इस नाम की कोई महिला नहीं आई है, प्लीज़ आप जाकर घर चेक करिए और हमें बहुत डर लग रहा है। तो पुलिस ने बिना देरी करते हुए इनको आश्वासन दिया, मैं अभी चल रहा हूँ। पूरी फोर्स लेकर ये इनके घर पहुँचते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सोमनाथ जी हल्का सा खिड़की खोलकर पुलिस वालों को कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कर्नल साहब एक मिनट, परेशानी है, ये थोड़ा बच्चे बहुत डर रहे हैं और अपनी माँ से बात करना चाहते हैं। हाँ तो तुम जाकर उसकी माँ को ढूंढो ना, मेरे घर में आने की क्या ज़रूरत है? देखिए आप आराम से दरवाज़ा खोल देंगे तो ठीक है, वरना हमें दरवाज़ा फोर्सफुली खोलना पड़ेगा। जानता है मैं कौन हूँ? लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। उन्होंने कहा, जो भी है, इंसान पहले हो, ओहदा तो बाद में है। पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल दिया। खोलने के बाद यहाँ बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी और यही बात इनके मामा ने बताई थी। तभी पुलिस के मन में एक शक आया था, वही आजकल जो सुनते आ रहे हैं, इंसान इंसान को खा जाता है। इन्होंने पूरे घर को चेक करना शुरू करा। इनसे बार बार पूछते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ गई, मेरे से तो यही बोल कर गई थी कि अपनी बेटी के दुबई जा रही है, अब नहीं गई हो तो मैं क्या ढूंढता फिरूंगा, और फ़ोन ऑफ आ रहा है तो मैं क्या करूं? है तुम्हारे को तमीज़ होनी चाहिए, मैं किस ओहदे पे हूं, किस रैंक पे हूं, जानते हो मैं कौन डॉक्टर हूं? मेरा नाम डॉक्टर सोमनाथ है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट, कोई मैं आम इंसान नहीं हूं। उन्होंने कहा, आम और ख़ास तो बात की बात है, जब तक आपकी वाइफ नहीं मिल रही ना, आप इंसान भी कम, एक गुनहगार ज़्यादा हैं। ये मेरे से बात करने की तमीज़ नहीं है, 1 मिनट लगेगा मुझे ये पुलिस की वर्दी उतरवाने में। तो पुलिस वाले कहते हैं, हाँ ये तो हम रोज़ सुनते हैं, हर चलता फिरता आदमी हमारी वर्दी उतार रहा होता है, अभी ज़रा घर की तलाशी लेंगे। इन्होंने मना करा, लेकिन फिर भी यहाँ जब थोड़ा बदबू को सोचने लग गए कि किधर से आ रही है, तो एक कमरे की तरफ से ज़्यादा आ रही थी। उस कमरे में मिलिट्री वाला वो जो बड़ा बक्सा होता है वो रखा था। तो पुलिस वालों को लगा कि शायद लेफ्टिनेंट कर्नल है, अपने फ़ौज की यादें अपने साथ बटोर के रखी होंगी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जैसे ही उस बक्से को थोड़ा सा खोल कर देखा तो उसके अंदर बहुत सारे स्टील के टिफ़िन थे। स्टील के टिफ़िन, ये जो हम लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, स्टील के 3 खानों वाला डिब्बा जो होता है। अब ये बड़ी अजीब बात है, इसके अंदर मिलिट्री की पोशाक होती, ड्रेस, यूनिफॉर्म, उनके अवार्ड होते, रिवॉर्ड होते, सर्टिफिकेट होते, यादें होती, लेकिन टिफ़िन। एक टिफ़िन को जैसे ही खोल कर देखा, सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये देखते ही समझ आ गया कि इंसानी मांस है। ये सारे टिफ़िन बाहर निकाले गए, 300 टुकड़े, 22 टिफ़िन। ध्यान से सुन रहे हो, 22 टिफ़िन निकले जिसमें 300 टुकड़े थे इंसानी, और सारे टुकड़े 6 इंच के थे। क्योंकि ये सर्जन थे ना, डॉक्टर, तो इन्हें तमीज़ थी किस तरह से काटा जाता है, प्रॉपर तरीके से, टिफ़िन से कोई भी बाहर ना जाए, टिफ़िन में प्रॉपर पैक हो जाए। जैसे ही ये देखा, इनके जो मामा मामी हैं वो ज़मीन पर गिर गए, घबरा रहे थे, कांप रहे थे। मामी ने रोकर चिल्लाकर कहा, राक्षस है तू उषा जी को खा गया। तो उसने कहा, ये मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तो उसने कहा था। पुलिस ने कहा कि कहा था, क्या मतलब है? आप 1 मिनट सामने बैठना जरा। अभी बेटा बेटी को फ़ोन पर बताया नहीं गया था, लेकिन उस आदमी को, राक्षस को सामने बैठाते हैं और पूछते हैं कि तूने कहा कि उषा जी ने तुझे कहा था ये करने के लिए? उसने कहा, नहीं, ये ना साईं बाबा को बहुत मानती है। अच्छा, तो ये मैं जब घर में आया, ज़मीन पर अपना सिर पटक रही थी, मैं आता, रोकता, बचाता, उतनी देर में इसने अपने हालत ऐसी कर दी कि ये बच नहीं सकती थी। इसकी आखिरी ख्वाहिश थी। क्या आखिरी ख्वाहिश थी? कि मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में करें। अच्छा, और इसी वजह से मेरे को ये सब करना पड़ा। 1 मिनट, शिरडी में अगर संस्कार करना था और तुझे ये सब करना पड़ा, समझे नहीं हम? 300 टुकड़े कर दिए तूने 22 टिफ़िन में पैक करके, कह रहा ऐसे ही जा सकती थी ना ये। अब सब लोग यहाँ ये देख रहे थे कि भाई साहब ये राक्षस है, कौन है,
इसका दिमाग काम कर रहा है, ये डॉक्टर कैसे बन गया, इसका मिलिट्री में भर्ती कैसे हो गया भाई, और वो भी लेफ्टिनेंट की पोस्ट से रिटायर है ये आदमी। ना जाने ये कितने ऐसे बेगुनाहों को। खैर, तो कर्नल साहब, बाकी की लाइफ बहुत बढ़िया जगह जाएगी आपकी, और आपसे बड़ा राक्षस हमने नहीं देखा। भुवनेश्वर में हर जगह इस बात की चर्चा होने लग गई थी। भाई बड़ा आदमी है, बड़े आदमी, बड़े कनेक्शन, बड़ा पैसा, छोटी सजा, लेकिन इसके साथ ऐसा हुआ नहीं। पुलिस वालों ने इससे बहुत सारे और सवाल किए, लेकिन एक बड़ा चिंता का विषय था कि सारे टिफिन खोल कर देख लिए और ये कह रहा था कि उसने सर पटका अपना जिस जमीन पर उसमें वो मरने वाली थी, तो उसकी आखिरी इच्छा थी, यहाँ इसका सिर नहीं मिला, गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं मिल रहा, चेहरा वगैरह कहाँ है। तो उसने कहा वो बाहर वाले कमरे में है जिसमें तुम सब पहले आए थे। कमरे में रखा है? हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। किससे? कटे सिर से बात करता है तू? हाँ हाँ, वो बात करती है मुझसे। लोग सोच रहे थे कि ये सच में इसका मानसिक संतुलन खराब है आदमी का। जाकर पूरे कमरे में देखा कि कहाँ है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो उसने कहा टेबल पर रखा तो है। टेबल पर एक कपड़ा किसी ऐसा लग रहा था शो पीस को ढक रखा हो। हटाकर देखा तो वो उसका फेस था, इनकी धर्मपत्नी उषा श्री समल जी का। चेहरा गला हुआ था, सड़ रहा था, आसपास जो लकड़ी थी वो भीगी हुई थी, यानी ये उस पर कोई केमिकल डालता था जिससे बदबू ना हो। उससे बात करता था ये बैठकर। पुलिस वालों ने इसे यहां से उठाया, गिरेवान से पकड़कर पुलिस की गाड़ी में डाला। बेटा बेटी भी आए। उनकी आंखों से तो आंसू ऐसे बह रहे थे गंगा जमुना। मां को कहते कहते हम थक गए कि हम दोनों के साथ किसी के साथ भी रह ले, लेकिन राक्षस को छोड़ दे, राक्षस के पास नहीं आनी चाहिए। यह बात जब खुली ना, और जब उनसे सवाल जवाब पुलिस ने किए, तो ये भाई साहब क्या बताते हैं सोमनाथ कि ये हमेशा ना मुझ पर डाउट करती रहती थी कि मेरे क्लिनिक में एक महिला मित्र है, उसके साथ मेरा अफेयर है, तो इसको मैंने मुक्ति दे दी, मदद ही करी थी मैंने तो इसकी, और अगर ऐसा कोई और डिमांड करता तो मैं उसकी भी मदद कर देता। मैं तो डॉक्टर हूं, सबकी मदद करनी जानता हूं। यहां फिर इसकी मदद कोर्ट ने कर दी। 25 फरवरी 2020 को इसे उम्र कैद की सजा दी और सबूत मिटाने के भी इस पर आरोप लगे हैं। मर्डर तो है ही इस पर आरोप, और सबूत मिटाने वाला भी। कहा जाता है कि इस राक्षस की इस हरकत के बाद ये जो नयाबल्ली इलाका है ना, ये दहशत में आ गया था। सबके मन में ऐसा डर बैठ गया था कि डॉक्टर से भी बात करने में डर लगने लगा था कि भैया सामने से तो कितने अच्छे और कितने प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन इनका असली चरित्र, असली कैरेक्टर या असली इंसान है कि राक्षस है, कहना मुश्किल है। क्योंकि पहले के डॉक्टर को बोला जाता था ये ईश्वर का रूप है, भगवान है, लेकिन आजकल एक तो ये जो मैं आज आपको वीडियो बता रहा हूँ ऐसा, और बहुत सारे रील्स, बहुत सारे हमने यूट्यूब पे देखे हैं कि वो अपने जॉब के प्रति अब वो उतने लॉयल नहीं है, बस कमाने का जरिया सा बन गया है। पैसा कमाओ और बस सामने वाला नाम और फाइल वाला है, समझ रहे हो ना। आपका तो रिश्तेदार अस्पताल में एडमिट हुआ, लेकिन डॉक्टर के लिए सिर्फ एक वो फाइल है। क्या कहें, हर तरह के लोग इस समाज में रहते हैं। बुरे अब ज्यादा होते जा रहे हैं और अच्छे अब थोड़े कम होते जा रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे बताना जरूर, ये जो मैंने बोला है क्या ये सच है, क्या रियलिटी है। अब डॉक्टर सिर्फ क्या कमाने का जरिया है? हम आपको भगवान का दूसरा रूप कहना बंद कर दें क्या? इंसान बहुत मन से, बहुत आशा से किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल जाता है, उम्मीद होती है कि जिनको मैं लाया हूं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर सिर्फ एक फाइल बनाकर मीटर चालू कर देते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगती है वीडियो तो दो बातें कह कर जाया करो। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।